हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। अब देखो इसमें एम क्या रहेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले एम्पलीट्यूड स्क्वायर वर्सेस नंबर ऑफ ऑसिलेशन का ग्राफ देखेंगे, डिसिपेशन की कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना, जो कि आपने वैसे भी सीखा हुआ है लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन यूज़ करते हैं। और टोटल एनर्जी का हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखेंगे, ठीक है ना। और आपको एक ट्रिक भी दूंगा इसके अंदर, जिसमें ए स्क्वायर वर्सेस एन का अगर आपको न्यूमेरिकल, वैसे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो मैंने बनाए हुए हैं कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए, वो न्यूमेरिकल कैसे फटाफट से सॉल्व करना है इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक नीड क्या है इस एक्सपेरिमेंट की, पहले वो समझ लेते हैं। हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर चाहिए एक स्टैंड जिसमें हम ऑब्वियसली पेंडुलम को टांग सकें। तो ये एक स्टैंड है, ठीक है ना। इस स्टैंड में मैंने एक थ्रेड बांधा हुआ है, थ्रेड में कोई ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये थ्रेड की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली ली हुई है 1 से 2 मीटर के बीच में। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लेंथ का एक थ्रेड ले रखा है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक मास सस्पेंड कर रखा है। ये मास आप स्फेरिकल मास ले लो, पेंडुलम ले लो, ठीक है ना, और स्फेरिकल बॉब ले लो आप बेसिकली यहाँ पर। और इस स्फेरिकल बॉब का जो मास है वो तकरीबन मैंने 2 ग्राम लिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल लगाएंगे, ठीक है ना, जिससे हम इसके एम्पलीट्यूड को रीड करेंगे। फिलहाल पहले मैं कंसेप्ट बताऊं। तो जब हम इस पेंडुलम को खींच करके ले जाएंगे और इसको रिलीज करेंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हो पेंडुलम इस तरीके से रिलीज करने पर थोड़ी देर बाद उसके एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम से डिसिपेटिव फोर्सेस लगती हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का ये रहा कि ये बॉब मान लो और इसको आप थ्रेड ले लो, ठीक है ना। अब इसको अगर खींच करके छोड़ूं तो ये तो है नहीं कि इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट कर रहा है। देखो कुछ टाइम बाद जाकर के इसके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे खत्म हो गए और ये रेस्ट पर आ गया। तो कहानी कुछ ऐसी है। प्रैक्टिकली हम लोग इसको लैब में कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम किसी सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो उस पर लगने वाली जो डिसिपेटिव फोर्सेस होती हैं वो उसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे खत्म कराती हैं। अब जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन रहती है डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखो होता क्या है, जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हमारे पास आती है, सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन देख लेते हैं। एसएचएम की इक्वेशन आप अच्छी तरह जानते हो, F = -kx होती है, ठीक है ना। साथ साथ में अगर इस पर डिसिपेटिव फोर्सेस भी लग जाएं तो यहाँ पर आ जाता है -b × v। तो फाइनली मेरे पास F को हमने रिप्लेस कर दिया ma से, तो ma + kx + bv = 0। ये बन गई डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, जिसमें अगर हम a को पुट कर दें d2x/dt², तो d2x और m से डिवाइड कर दे रहे हैं dt² b/m, और v को मैंने पुट कर दिया dx/dt + k / m टाइम्स x = 0। ये जो k/m है ये बन जाता है हमारा ω²। b/m को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक ना। वैसे तो जनरली b को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, b/m हमारे लिए कांस्टेंट का काम करता है, ठीक है ना। जितना डैम्पिंग ज़्यादा होगा उतनी जल्दी एनर्जी डिसिपेट होगी, उतनी जल्दी पेंडुलम रेस्ट पर आएगा। अब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है x = a साइन या कॉस ω_t + φ0, जहाँ φ0 हो जाता है हमारा इनिशियल फेज, ओमेगा हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाती है √k/m, जैसे मैंने बताया आपको, ω² को हमने k/m पुट किया, और टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाता है 2π√m/k, ठीक है ना। और पेंडुलम के लिए अगर हम वेरीफाई करें तो यही टाइम पीरियड बन जाएगा 2π√L/g। तो आप यहाँ पर जरा गौर करो, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसका डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे डैम्पिंग कराओ, आप चाहे ना डैम्पिंग कराओ, यानी एनर्जी चाहे डिसिपेट हो रही हो चाहे डिसिपेट ना हो रही हो, टाइम पीरियड की वैल्यू कांस्टेंट है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने इस पेंडुलम को खींचा 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से 15 सेंटीमीटर तक खींचा और छोड़ दिया, तो ये 15 सेंटीमीटर तक मतलब एक ऑसिलेशन मान लो पूरा करता है, तो टाइम पीरियड इसको लग रहा है लेट्स से दैट 2 सेकंड। तो यहाँ से चला और वापस लौट करके आया, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब क्या हुआ, हमने ऐसे कई सारे ऑसिलेशन रिकॉर्ड किए, लेट्स से दैट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो 5 ऑसिलेशन बाद क्या होगा, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब जो कम एम्पलीट्यूड पे भी वो ऑसिलेट करेगा ना, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फिक्स्ड है, दैट इज 2 सेकंड। तो चाहे एम्पलीट्यूड आप 15 ले लो, चाहे एम्पलीट्यूड आप कुछ भी ले लो, चाहे एम्पलीट्यूड आप कम करते चले जाओ, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है ना वो फिक्स्ड है, दैट इज इनडिपेंडेंट कि डैम्पिंग हो रही है नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड कितना है क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफ को प्लॉट करते हुए बताऊंगा आगे इसका सिग्निफिकेंस। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो आप देख रहे हो ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। इक्वेशन आ जाती है a0
ई की पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी बाई एम को हम लैम्डा पुट कर देते हैं, तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2t। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर टोटल एनर्जी देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ के ए स्क्वायर होता है, जहाँ के को हम पुट कर देंगे अपना वही एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की इक्वेशन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ए स्क्वायर के ऊपर टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है, ए के ऊपर नहीं, ए स्क्वायर के ऊपर। इसलिए जनरली ग्राफ ए स्क्वायर का बनाया जाता है ताकि टोटल एनर्जी को हम फटाफट से निकाल सकें। तो एनर्जी की इक्वेशन मेरे पास आ गई हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर करने से, ये बन जाएगा ई नॉट, तो ई नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप देख रहे हो टोटल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, एज वेल एज एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो टाइम पीरियड हमारा फिक्स्ड रहता है। अब जनरली हम बोलें 2.√m/k, स्पेसिफिकली पेंडुलम के लिए बोलें तो 2.√L/g। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकली ये देखना है, ठीक है ना, कि एम्पलीट्यूड कैसे टाइम के साथ डिके करेगा और हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये पूरा सेटअप ले लिया। अब इस सेटअप के अंदर आप देखो क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर कंसिडर करी हुई हैं। हमने यहाँ लिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ पेंडुलम बॉब, तो हम इस पेंडुलम बॉब का मास निकालेंगे, ठीक है ना। लेट अस से दैट, अब यहाँ निकालने तो नहीं जा रहे, लेट से दैट हमने पेंडुलम बॉब का मास जो ले रखा है वो 2 ग्राम है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि वहाँ नीट के एग्जाम के अंदर तो कोई बोलेगा नहीं कि यार ये रहा पेंडुलम, चलो अब इसका वेट मेजर करके दो, वो आपको रीडिंग देगा। तो हमने पेंडुलम बॉब का मास ले लिया 2 मीटर। लेट fix a meter scale just below the pendulum so that it is in the plane of oscillation of the pendulum। तो बेसिकली हमने ये एक मीटर स्केल यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये स्केल है। इस स्केल से हम क्या करेंगे, पेंडुलम का एम्पलीट्यूड नोट कर लेंगे। तो फिलहाल तो हमने इसे 0 मार्किंग पर रखा हुआ है, ये 0 मार्किंग इसकी मीन पोजिशन है। अब क्या किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। व्हेन द पेंडुलम ऑसिलेट यू हैव टू ऑब्जर्व द पॉइंट ऑन द स्केल अबव विच द बॉब राइजेस एंड इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऑसिलेट कराने के लिए खींचेंगे, ठीक है ना। अब खींच करके मान लो हम इस जगह पर लाए, तो हमें ये नोट करना है इस स्केल में हम किस पॉइंट तक लाए, वो इसके लिए इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट का काम करेगा, ठीक है ना। तो पुल द पेंडुलम बॉब, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट प्लान किया हुआ है और मैं आपको बताऊं कि आपको लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपल ट्रिक दे दूंगा, आप कैसा भी एम्पलीट्यूड हो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये इसकी मज़ेदार बात है, ठीक है ना। हम इक्वेशन से खेलेंगे यहाँ पे। तो देखो, पुल द पेंडुलम बॉब सो दैट इट इज़ अबव 15 सेंटीमीटर मार्क। तो मैंने इसको खींचा और खींच करके मैं इसको 15 सेंटीमीटर मार्क तक ले आया। ये सपोज करो इधर 15 सेंटीमीटर मार्किंग है, तो इनिशियली हम पेंडुलम को खींच करके 15 सेंटीमीटर मार्किंग तक लाएंगे। मैंने यहाँ डायग्राम में अगले में दिखाया भी हुआ है। तो आप देखो, इनिशियली हम पेंडुलम को खींच करके 15 सेंटीमीटर मार्क तक ले आए, तो ये इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड हो गया ए नॉट, जिसकी वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। समझ गया आप मेरी बात। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम थ्योरेटिकली परफॉर्म करेंगे, अभी देखते जाना। अब क्या किया, तो हमने इसे 15 सेंटीमीटर मार्क तक ले आया। दस द इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 15 सेंटीमीटर एट n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, हम यहाँ टाइम के साथ साथ नहीं नोट करेंगे कि हमने स्टॉप वॉच ले ली और हमने पेंडुलम को खींचा और छोड़ दिया, फिर हम देख रहे हैं 10 सेकंड पर कहाँ आया, फिर 20 सेकंड पर कहाँ आया। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं। उसका लॉजिकल रीजन मैं बताता हूँ, ध्यान देना। देखो, जैसा मैंने बताया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल पूछी जा सकती है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सिर्फ एल की वैल्यू, जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स इट। मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ नहीं पता करते, एम्पलीट्यूड को नंबर ऑफ ऑसिलेशन के साथ पता करते हैं, ठीक है ना। उसका लॉजिक बताता हूँ। जैसे मान लो हमने 2 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड देखा, ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी, तो 2 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स टी। तो यहां पर जो गिवन टाइम है उसको हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं n टाइम्स कैपिटल टी, जहां n है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूं और इसका क्या लॉजिकल रीजन है, घड़ी देख कर क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे टाइम, तो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस समझ पाओ। मान लो टाइम पीरियड हमारे पेंडुलम का 2π√L/g के फॉर्मूले से 2 सेकंड आ जाता है, मान लो, ठीक है ना।
अब हम घड़ी देख करके देख रहे हैं कि यार हम क्या करेंगे ना, 5 सेकंड पर इसको नोटिस करेंगे। तो मैंने स्टॉप वॉच चालू करी, मैंने 5 सेकंड पर देखा, फिर कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ हो गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने घड़ी चालू करी, 10 सेकंड पर देखेंगे, तो फिर मैंने 10 सेकंड पर देख लिया। अब आप यहाँ नोटिस करो, टाइम की वैल्यू आ रही है मेरी 2 सेकंड, और हम एम्पलीट्यूड नोट कर रहे हैं किसी भी रैंडम वैल्यू ऑफ टाइम पर। इससे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई करने में हमें बड़ी दिक्कत आएगी। आप कहोगे क्यों, तो लो जवाब। जैसा मैंने बताया, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की इक्वेशन से हम काम करेंगे। तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन मेरे पास है ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2t। तो ये जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये इसकी ट्रिक है, ध्यान से देखना, किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अगर इस पे आ गया तो यही ट्रिक से आप इसको उड़ा दोगे। इवन इस पे बेस्ड जितने भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग वाले हैं, जैसे LR सर्किट हो गया, ठीक है ना, CR सर्किट हो गया, यही सेम ट्रिक हम उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, जहाँ जहाँ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है वहाँ वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लॉजिक सुनो, हम गिवन टाइम को डाल रहे हैं n टाइम्स t। तो एम्पलीट्यूड हो गया ए नॉट, चलो पहले एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ए नॉट स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना है, हाफ के ए स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने पर ये 2 कट जाएगा, माइनस लैम्डा टी। अब सोचो, अगर आप किसी भी जनरल टाइम पर इसको कैलकुलेट करते, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो आपकी यहाँ एक एक्सपोनेंट की इक्वेशन बनती, एक्सपोनेंट की वैल्यूज हमें नहीं आती, आपको भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, कैलकुलेटर यूज़ करना। हाँ, कुछ मैंने लेक्चर्स में सिखाई हुई हैं, e की पावर -1 -2, पर हमारा काम नहीं चलेगा उनसे। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालने से बचने के लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करी वो ये वाली इस्तेमाल करी। लेट अस से दैट मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर देखा, पहले मैंने एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखी, मान लो 5 ऑसिलेशंस के बाद, ठीक है ना। फिर मैंने टाइम नहीं बोल रहा, ऑसिलेशन बोल रहा हूँ, 10 ऑसिलेशन, 15 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन। अब फ़ायदा क्या होगा, मान लो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो आपकी इच्छा करे, ठीक है ना। जैसे मैंने 5, 10, 15 ले लिया, ठीक है ना, आप ले लो 2 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, इसी तरीके से ले लो, ठीक है ना। लॉजिक सुनना, लेट अस से दैट मैंने 5 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड देखा, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे पास आ रही है सर्टेन A1। अभी कितनी आएगी वो भी दिखाऊंगा, पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो गिवन टाइम T1 की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स t, यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, और एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी A नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस लैम्डा 5t। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 10 लिए, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 10t, सही है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मान लेते हैं A2 है, हमें नहीं पता, और हमें ये निकालनी है। सपोज करो एग्जामिनर ने दे दिया कि 5 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड इतना है, चलो भाई 10 ऑसिलेशन बाद बताओ, ठीक है ना। अब आप फंस जाओगे, एक्सपोनेंट नहीं आते, तो उसका लॉजिक दे रहा हूँ। तो A2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी A नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस लैम्डा 10t, ठीक है ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सोचो अगर आप यहाँ पर 10 लाना चाहते हो तो आपको इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है पावर में, है ना। तो क्या हुआ, मान लो 10 ऑसिलेशन बाद हम एम्पलीट्यूड जानना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी। आपको ये तो गजब हो गया, करके दिखाओ सर, बिल्कुल करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू यहीं से पकड़ के यहाँ डाल देंगे, तो हमें एक्सपोनेंट सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, हमारा रिजल्ट ऐसे ही छुमंतर हो जाएगा। देखो यही जादू है इसका। तो A2 स्क्वायर A नॉट स्क्वायर e टू द पावर, ठीक है ना, माइनस 10t को मैंने लिखा e की पावर माइनस लैम्डा 5t का होल स्क्वायर। आप चालाकी समझिए, मान लो 15 ऑसिलेशन बाद मेरे को निकालना होता क्यूब, 5 3 जा 15, 20 ऑसिलेशन बाद 4 पावर लगा दी, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो देखते जाना, तो A2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया A नॉट स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ डाल दी, तो A1 स्क्वायर बाई A नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। लेट अस से दैट अब मेरे को N3 की वैल्यू दे रखी है 15, तो गिवन टाइम T3 हो गया 15t, और A3 स्क्वायर का वैल्यू हो गया, देखो कितनी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, A नॉट स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A नॉट स्क्वायर का होल क्यूब।
समझ गए? तो ये जादू चल रहा है। तो अगर मेरे को एम्पलीट्यूड की वैल्यू n ऑसिलेशंस के बाद लिखनी है तो मेरी n ऑसिलेशंस के बाद n इक्वल्स टू n के बाद एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ जाएगी an स्क्वायर a नॉट स्क्वायर a1 स्क्वायर बाय a नॉट स्क्वायर होल टू द पावर n। तो आप देख रहे हो इस इक्वेशन से मैंने एक्सपोनेंट को गायब ही कर दिया। मतलब आपको एग्जाम में एक्सपोनेंट की वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे यहाँ से एम्पलीट्यूड लिख सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है जब हम n के टर्म में चलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन के टर्म में चलते हैं, इर्रिस्पेक्टिव हम टाइम के हिसाब से चलें। तो हम टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो लॉजिक आपको समझ आ गया। अब इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ मैं एक बार करूंगा और मैं ये बता दूंगा कि अगले ऑसिलेशन बाद क्या रीडिंग आएगी, अगले ऑसिलेशन बाद क्या आएगी, अगले ऑसिलेशन बाद क्या आएगी, और अप टू सो ऑन, बिना एक्सपोनेंट को टच किए। ये जादू है, यही जादू न्यूमेरिकल में यूज करना होता है, ठीक है ना। तो जब भी गिवन टाइम के टर्म में चीजें चलती हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम n का फॉर्मूला लिखते हैं नॉट बाय 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है ना। हम लोग यही यूज करते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ। तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां 2 की पावर के टर्म में चीजें चल जाती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो पावर n के टर्म में सारी चीजें चल रही हैं और चीजें कैलकुलेट करना बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू एक्सपोनेंट। तो यही ट्रिक का इस्तेमाल हमें न्यूमेरिकल में करना होता है। कैसे, अभी दिखाऊंगा। फिलहाल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उससे पहले ये थ्योरी पढ़ लो। तो ये कह रहा है पुल द पेंडुलम बॉब सो दैट इट इज अबव 15 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है ना। दस द इनिशियल एम्पलीट्यूड इज इतना एट n इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी हमने कोई ऑसिलेशन नहीं लगवाया, इनिशियली एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है। अब आपको अच्छी तरह पता है, आप सेकंड ऑसिलेशन बाद भी एम्पलीट्यूड जानते हो, थर्ड के बाद भी जानते हो, फोर्थ के बाद एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन के हिसाब से। आगे सुनो। लीव द बॉब जेंटली सो दैट इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। अब हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया और ये अपना ऑसिलेशन कर रहा है। कीप काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशन व्हेन बॉब इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेम साइड। मतलब ऑसिलेशंस काउंट करो जब तक बॉब सेम साइड पर आए, तो वो जाहिर सी बात है। आगे, रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड एट द एंड ऑफ n ऑसिलेशंस फॉर n इक्वल्स टू 5, 10। आप देख रहे हो, हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से, मतलब 5 ऑसिलेशन पूरे हुए हमने एम्पलीट्यूड देखा, 10 ऑसिलेशन पूरे हुए हमने एम्पलीट्यूड देखा। ऐसा जरूरी नहीं है 5, 10, 15, आप 10, 20, 30 चला लो, आप 2, 4, 8 चला लो। तो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन के मल्टीपल में आप चल लो तो आपकी कैलकुलेशन आसान है। सीधे इसका मेन जो है मुद्दा यही है, ठीक है ना। आगे सुनना। दैट is at end of every 5 oscillation you may even note after every 10 oscillation। मैं तो कहता हूँ after every 20 करो, मतलब जो मर्जी है वो करो, बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन के मल्टीपल में लिखो तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब आगे सुनो। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है ना। प्रैक्टिकली देखो, इसको 15 तक लाए, ठीक है ना, और इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहां देखो आफ्टर 5 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशंस के बाद, मतलब 5 बार इसने चक्कर काटा, ये गया 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन। जैसे ही 5 ऑसिलेशन हुए मैंने नोट कर लिया कि यार ये ना इस मार्क तक आया है। तो कितने मार्क तक आया है वो आपके सामने है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिकली रिकॉर्डेड वैल्यू है फॉर n इक्वल्स टू 5 ऑसिलेशन। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप 2 ऑसिलेशन बात कर लो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पेशेंस है, 20 ऑसिलेशन तक देखते रहो, बेचारे को टाइम पास कर लो, इतनी देर में दोस्त यार से मिल करके चले आओ। तो कुल मिला करके कहने की बात ये है, सब कुछ खेल इस बात पर डिपेंड करता है आप कितने पेशेंस वाले हो, कितनी जल्दी आप रीडिंग रिकॉर्ड। तो मैंने कहा यार 5 में ही कर लेते हैं, हटाओ इसको। तो 5 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड जो रिकॉर्ड किया मैंने वो आ रहा है 12। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि यार एक काम करो, एक्सपेरिमेंट बंद करो, हटाओ इसको, नहीं करते, ठीक है ना। 10 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड बताओ, आप बता दोगे? आपको सर कैसे कैसे बताएंगे सर, हमें तो डर लग रहा है, हम तो डरपोक है। तो an स्क्वायर की जनरल इक्वेशन है a0 स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा t। अभी अभी मैंने सिखाया a1 स्क्वायर, a1 आपने निकाल लिया कि वैल्यू हो गई a0 स्क्वायर e की पावर माइनस 5t। अब आपसे मैंने a2 पूछ लिया, तो रोने की क्या ज़रूरत है। a2 मतलब कितने ऑसिलेशन बाद, 10 ऑसिलेशन बाद। इसकी वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर बाई a0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर n इक्वल्स टू 10। मैंने आपसे कहा चलो यार एक काम करो 15 ऑसिलेशन बाद बता दो, तो आपने कहा सर हमें तो डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रही n इक्वल्स टू 15। मैंने कहा n इक्वल्स टू, एक काम करो, n इक्वल टू 15 हो गया। अब इसी तरीके से n इक्वल्स टू अगला मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, 10, 15, 20 ऑसिलेशन बाद निकाल दो, ठीक है ना। तो आपने कहा सर a4 स्क्वायर
ए नॉट स्क्वायर A1 स्क्वायर बाय A0 स्क्वायर होल टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड अप टू सो ऑन, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, सिर्फ आप पहली रीडिंग नोट करके अगर चल रहे हो। तो चलो समझते हैं। तो मैंने A1 12 निकाल लिया। अब अगर मैंने A1 12 निकाल लिया तो A2 तो मेरे पास है ही, और मैं इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा A0 की जगह 15, A1 की जगह 12, तो मेरे पास तो ये रीडिंग तुरंत निकल करके चली आएगी। चलो देखते हैं कितनी आ रही है। तो मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर तक खींचा n इक्वल्स टू 0 पर। अब आप देखो 10 ऑसिलेशन बाद मैंने नोट करी रीडिंग 9.5 आ रही है, ठीक है ना, 9.5 आ रही है, नोट कर लिया। इसी तरीके से मैंने देखा 15 ऑसिलेशन बाद 7.6 आ रही है, और अप टू सो ऑन 20 ऑसिलेशन बाद 6.1 आ रही है। ये प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करी हुई रीडिंग है, पर मैं कहता हूँ थ्योरेटिकली भी तो निकाल सकते हो, हमें जरूरत ही नहीं है इस एक्सपेरिमेंट की। सिर्फ A1 पता कर लो, बाकी जो बोलोगे वो अपने हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी पावर है। तो इस तरीके से मैं जनरली एक्सपेरिमेंट को, जब मैं स्कूल में था तो मैं इसी तरीके से करता, जरूरत ही नहीं थी मेरे को जाने की। मेरे पास लॉजिक्स है, मेरे पास इक्वेशंस है, मैंने उन इक्वेशन से खेला और मेरे पास रीडिंग्स आ गई, खत्म काम। जादू है ये, ठीक है ना। लोगों के लिए जादू है, हमारे लिए खेलना है। तो ये सारी की सारी रीडिंग्स मेरे पास निकल करके आ गई। अब क्या किया, अब इसके बाद मैंने देखो एम्पलीट्यूड स्क्वायर वर्सेस नंबर ऑफ ऑसिलेशन का ग्राफ बनाया। आपको कहा अच्छा, बड़ा अच्छा सुंदर दिख रहा है, मैं आप भी बना लोगे। तो आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखनी है। तो ये रही एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। A वर्सेस T ग्राफ बनाओगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। A0 से शुरू होगा, इस तरीके से जाएगा। अब हम तो टाइम के हिसाब से चल ही नहीं रहे, हम तो चल रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से। तो T को डाल दिया NT, तो ये पुट कर दें अगर हम यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड का ग्राफ बन जाएगा A0 e की पावर माइनस लैम्डा NT, ठीक है ना। तो A वर्सेस N बनाओगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बनाओगे, तो भाई ये भी तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही आ रहा है। ये कौन सा कुछ अलग चमक रहा है, A0 से शुरू होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, खत्म हो गया। एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, A0 स्क्वायर e की पावर, अच्छा ये लैम्डा बाई 2 था, सॉरी, ठीक है ना। अब ये 2 हट जाएगा, लैम्डा NT आ जाएगा। तो ये भी तो भाई साहब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही है, इसमें भी क्या रोने चीखने चिल्लाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ से शुरू हुआ, बस A0 स्क्वायर से शुरू हो गया, तो वही तो ग्राफ है। बस मैंने क्या किया, मेरे को 5 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड कितना मिला था, 12 सेंटीमीटर, उसको स्क्वायर मारा, 144 हो गया। 10 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड समथिंग 9.1 मिला था, स्क्वायर करा, 90.25 मिल गया। इसी तरह 15 वाले पर स्क्वायर करा, 20 वाले पर स्क्वायर करा, और ये ग्राफ बनाया। और यहाँ से हम खुश हो गए, अच्छा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ रहा है। अरे आ तो खुद ही रहा है ना वो अपने आप, तो इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही बना सकते हैं। तो सिर्फ समरी है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ और नंबर ऑफ ऑसिलेशन के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, समरी खत्म, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करना है, हम एक्सपोनेंट को टच भी नहीं करेंगे, बिना उसके न्यूमेरिकल करेंगे, पावर से खेल करके, ठीक है। अभी सिखाऊंगा वो, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, कहता है नहीं हमारा पेट नहीं भरा, हमें तो एनर्जी भी बताओ। तो बिल्कुल बताएंगे। एनर्जी का ग्राफ देखो नहीं है यहाँ पर, यहाँ बनाते हैं। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन वापस से लिखो, अब तक तो याद हो जाएगी। A0 e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 T की जगह हमने डाल दिया NT। A स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, A0 स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा NT। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी होगी हाफ K A स्क्वायर। अब K की वैल्यू कितनी है, तो कह रहे हैं K की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर लिख लो। ओमेगा की वैल्यू वहां से डाल दो, 2 अपना क्या बोलते हैं टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से, 2 पाई बाई टी की वैल्यू 2 ठीक है ना। तो वहीं से हम ओमेगा पुट कर देते हैं, तो मैं पुट करता हूँ। तो K की वैल्यू क्या थी, m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू सिंपल पेंडुलम के लिए कितनी है, ओमेगा की वैल्यू हो गई G/L, ठीक है ना, √G/L। तो ये आ गया mg/L। तो अगर आपको K निकालना है, जो कि निकालना ही पड़ेगा अगर टोटल एनर्जी चाहिए, तो mg/L हो गया। इसलिए तो मास देखा था बॉब का कितना है, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। तो मास की जरूरत एम्पलीट्यूड के लिए नहीं है ना, मास की जरूरत टाइम पीरियड के लिए नहीं है, मास की जरूरत सिर्फ टोटल एनर्जी के लिए, खत्म काम, ठीक है ना। तो कभी मास वास दिया हुआ हो तो उसका यूज उसको देख करके ये नहीं हौच पौच हो जाओ इधर उधर, मास क्यों दे रखा है, हमें क्या जरूरत है। तो टोटल एनर्जी में जरूरत है, तो टोटल एनर्जी निकालते वक्त हमें मास की जरूरत है। अब टोटल एनर्जी के लिए हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अभी तो मैं इसको K ही रहने देता हूँ, हाफ K। तो E इक्वल्स टू हाफ K, A स्क्वायर की जगह मेरे पास आ गया A0 स्क्वायर E की पावर माइनस लैम्डा NT। इसको आप कर लो E0, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी,
ई टू द पावर माइनस लैम्डा एन टी। अब कोई आपसे ये कहे यार एक काम करो एनर्जी का ग्राफ बता दो भाई मेरे को, तो डरना मत प्लीज, ठीक है ना। तो एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ ऑसिलेशन का ग्राफ ये ना, इसमें कौन सी आफत आ रही है। ए नॉट से शुरू होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। कोई कहे ऑसिलेशन के बाद हमें एनर्जी बता दो, 15 ऑसिलेशन बाद, 20 ऑसिलेशन बाद, डरना नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम खेलना जानते हैं। तो अगर एन के टर्म में हमें दे रखा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट अस से दैट आफ्टर एन इक्वल्स टू 5 ऑसिलेशन, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 5 ऑसिलेशन, एनर्जी जो बची हुई है वो E1 है। तो E1 का वैल्यू हो जाएगा E नॉट e की पावर माइनस 5 लैम्डा टी। और अगर n इक्वल्स टू 10 ऑसिलेशन बाद कोई पूछे तो एनर्जी E2 बची हुई है और ये हो जाएगी E नॉट, इसकी वैल्यू पकड़ो E1 बाई E नॉट का होल स्क्वायर। कोई कहे यार 15 ऑसिलेशन बाद बता दो, बिल्कुल बताएंगे, हमने कब मना करा, E3 इक्वल्स टू E नॉट E1 बाई E नॉट होल की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। तो कोई कहे जे कैपिटल N नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाद बताओ, ठीक है ना। तो कैपिटल N नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाद भी हम यहाँ पर बिल्कुल बता सकते हैं कितनी एनर्जी आ जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। तो क्या क्या सीख लिया, एम्पलीट्यूड से खेलना सीख लिया, टोटल एनर्जी से खेलना सीख लिया। मास की ज़रूरत किसको है, एनर्जी को, एम्पलीट्यूड को नहीं है, टाइम पीरियड को नहीं है। अब ये चार्ट देखो, पूरा एनसीईआरटी का ये चार्ट है, मैंने फ्रेम किया हुआ है। आप इस फ्रेमिंग को क्या कर सकते हो, इससे आप खेल सकते हो। देखो हमें सिर्फ इतना दे दो भैया, ठीक है ना, इतना अगर आप हमें दे दोगे, ये बाकी का जो पूछोगे हम सब बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले के की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, किसके लिए जरूरत है, एनर्जी के लिए, वो हो गया mg/l। तो एक्सपेरिमेंट करना क्या था, टोटल एनर्जी देखनी थी। तो पता तो चल गई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। एक्सपोनेंट से डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन में चल रहे हैं, हम ऐसे पावर वाले गेम से इसको उड़ा देंगे, चाहे एम्पलीट्यूड हो चाहे टोटल एनर्जी हो। ये बात एनसीईआरटी नहीं सिखाती, क्योंकि उसका एम ही नहीं है। उसका तो एम है कि जाओ प्रैक्टिकल करो और चले आओ मूर्ख बन के, ठीक है ना। ये बात तब समझ आती है जब आप लॉजिकली सोचते हो। अब इस पर न्यूमेरिकल कहीं है ही नहीं, क्योंकि सारे तो वही चल रहे हैं बेचारे, वो लगे बड़े हैं, एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट ये पढ़ लिया। पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम मिलेंगे कहाँ, कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने बनाए हुए हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो के का फॉर्मूला हो गया mg/l, मास ऑफ पेंडुलम मैंने बता ही दिया था 2 ग्राम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम मैंने 1 मीटर ले लिया। के का न्यूमेरिकल वैल्यू में mg/l के फॉर्मूले से आ गया 2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब क्या किया, ये इनिशियल हो गया, ए नॉट हो गया, ए नॉट की वैल्यू 15 है, स्क्वायर इसकी 225 हो जाएगी। ई नॉट का वैल्यू मैंने निकाल लिया, हाफ के ए स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। डिसिपेशन अभी 0 है क्योंकि अभी तो ऑसिलेट ही नहीं कराया हमने। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हम आफ्टर 5 ऑसिलेशन देख लेते हैं। तो 5 ऑसिलेशन बाद हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है 12, बस इतना बहुत है, बाकी हम सब खुद कर लेंगे। एम्पलीट्यूड की वैल्यू 12 है, स्क्वायर करके 144 कर लिया। स्क्वायर की जरूरत किस में, टोटल एनर्जी में। टोटल एनर्जी को हाफ के ए स्क्वायर से लिखा, के की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई करा, टोटल एनर्जी E1 मेरे पास आ गई 1.44 × 10⁻⁴ जूल। तो इनिशियल से कम आ रही है, तो डिसिपेट कितनी हुई, माइनस करके लिख लिया, सिंपल। अब कोई कहे जी 10 ऑसिलेशन बाद बताओ, अब तो हम गेम खेल देंगे। 10 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हो गई ए नॉट A1/A0 होल स्क्वायर। ध्यान देते रहना, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा गेम। तो A2 की वैल्यू हो गई A नॉट A1/A0 होल स्क्वायर, ठीक है। करके दिखाऊं क्या वैल्यू, तो चलो करके दिखा देता हूं, आप खुश हो जाओगे। तो मेरे को A2 की वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है A नॉट e की पावर माइनस λ/2 5t। A2 की वैल्यू चाहिए मेरे को, A2 की वैल्यू हो गई A नॉट e की पावर को मेरे को हटाना है, तो मैंने क्या किया A1/A0 होल स्क्वायर। ये हो गया आफ्टर 10 ऑसिलेशन। अब सिर्फ हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने प्रैक्टिकली निकाली हुई है, ये मैं थ्योरेटिकली दिखा रहा हूँ कितनी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। A नॉट कितना था, 15 था। A1 कितना आया था, 12 आया था। ये 15 का होल स्क्वायर, एक 15 उड़ा दो, 144 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है ना। तो तकरीबन ये 9 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, इधर जो वैल्यू आ रही है हमारी A2 की 9 पॉइंट समथिंग ही आ रही है। हम पूरा डिवाइड क्यों करने बैठूँ, आप कर लेना घर पे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 9.5। कोई कहे मेरे से A3 बता दो, मैं पहले ही बता दूंगा। तो मेरे पास A3 का वैल्यू आ जाएगा 15, 12/15 का होल क्यूब,
खत्म खेल, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, उड़ाते जाना है इसको। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप इसमें बस खाली वैल्यू डालते जाओ और नेक्स्ट एम्पलीट्यूड निकालते जाओ, जितने चाहिए उतने आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब 115 तो चला जाएगा, 12 इंटू 12 बाय 15 इंटू 15 ये बचेगा। अब जरा आप गौर करो, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 की वैल्यू 9.5 है, तो ये तो 9.5 है ही। अब इसमें 12 बाई 15 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो तकरीबन 4 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और आसान हो गया आपके लिए। आप सोच रहे होगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ ईजी है। तो ये भी 9.5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, मैं डिवाइड तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने किया हुआ है, 7.6 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे पास A3 का वैल्यू आ गया 7.6, ठीक है। अब एनर्जी पर आ जाते हैं। E नॉट का फॉर्मूला हाफ के A नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब K की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 2 इंटू 10 की पावर -2, A नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी 225 15 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। अब आप चेक कर लो, ये यहाँ से गया तो ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है -2 बचा मेरे पास और 2.25 जूल, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.25 जूल। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है 2.25 अच्छा ये 10 की पावर -2 मैंने सरकाया था, तो 10 की पावर -4 और बचेगा, तो 2.25 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ये आ रही है E0 की वैल्यू। E1 की वैल्यू निकालनी है तो हाफ के A1 स्क्वायर हो गया, K की वैल्यू तो वही है, ठीक है ना। A1 कितना आया था 12, तो 144 इंटू 10 की पावर -4, तो 1.44 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ये बचा E1। अब कुछ पूछो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट खेलेंगे। कोई अगर मेरे से कहे E2 बताओ तो बिल्कुल बता देंगे, हम कब मना कर रहे हैं। वो आ जाएगा E0 E1 बाई E0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। खेल ही खत्म हो गया बेचारे का, कुछ नहीं बचा अब इसकी लाइफ के अंदर, हमने इसको स्वाहा कर दिया। कोई कहे E3 बताओ, बिल्कुल बताएंगे, E3 इक्वल्स टू E0 E1 बाई E0 होल क्यूब, ठीक है ना। तो आप इससे चल सकते हो। खैर मैंने यहाँ पूरी टेबल बनाई हुई है, अब तो आप लॉजिक समझ गए होगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल लगाना आसान है। तो E0 मिल गया, E1 ये रहा, E2 हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, यहाँ फिर एम्पलीट्यूड पता है तो हाफ के स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। इसी तरीके से हमने सारी एनर्जी लिखी। नोटिस क्या किया कि इतने इतने ऑसिलेशन बाद इतनी इतनी एनर्जी लॉस होती चली जा रही है। समरी क्या निकली कि एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिसिपेट हो रही है और एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ जा रहा है। अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन के टर्म में चलते हैं तो हमें एक्सपोनेंट से पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट खेल सकते हैं। अब खेल की बारी आती है। तो लॉजिक समझ आ गया, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, एक्सपेरिमेंट का मोटिव समझ आ गया, ठीक है ना। इन सब वैल्यूज को कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू रिकॉर्ड करो, आगे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी बेसिस पर मैंने ये आपके लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और लिखे हुए हैं सिंपल पेंडुलम के, ताकि एक जगह जब आप पढ़ रहे हो पूरी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स तो सारा सिंपल पेंडुलम का जितना भी पोर्शन है सब एक जगह कवर हो जाए। इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स तो आप देखोगे ये नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए सिंपल पेंडुलम के और कुछ नहीं। अब वो आपसे एम्पलीट्यूड पूछे, एनर्जी पूछे, डिसिपेशन पूछे, जैसा पूछे, या इन आइडियल सिंपल पेंडुलम, यानी आइडियल मतलब जिसमें कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं लेते हुए चल रहा, उसके बारे में पूछे, आप सब जवाब दे सकते हो। ये थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पर है, एक बार रीडिंग कर लो। लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, रूट एल के प्रोपोर्शनल है। जी के ऊपर 1/√g के प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ आधी कर दें तो ये टाइम पीरियड 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीजेस बाय √2 टाइम्स, माने t/√2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड, टाइम पीरियड √2 टाइम्स। तो ये बेसिक हमने कुछ लिखे हुए हैं, आप इसको जरूर रीड आउट कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास सिंपल पेंडुलम की A to Z थ्योरी एक साथ आ जाए। अच्छा, अब कुछ और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A hollow bob of simple pendulum is filled with liquid। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। तो हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम के बॉब में लिक्विड भर दिया, ठीक है ना, और इफ द लिक्विड लीक्स थ्रू अ होल एट द बॉटम, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्चुअल है। ये रहा, ठीक है ना, बॉब में हमने पानी भर दिया, घर से खाली थे, इसमें पानी भर के आ गए, कोई काम नहीं था हमारे पास। अब क्या होगा, और इसको ऑसिलेट करा दिया बेचारे को, और ये यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे कि पानी तो धीरे धीरे लीक करता जाएगा, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे पानी नीचे चलता चला जाएगा। अब हमें क्या लेना होता है, हमें जो लेंथ लेनी होती है वो सेंटर ऑफ मास तक की लेनी होती है। तो इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो ये लेंथ होगी, तो टाइम पीरियड की इनिशियल वैल्यू होगी 2π√LCOM/g। थोड़ी देर बाद क्या आप नोटिस करोगे कि पानी जब थोड़ा सा कम हो गया, इतना कम हो गया,
अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे पानी शुरू में लीक करता चला जा रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता चला जा रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। अब जब पानी पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है ना, तो पूरा खाली होने के बाद कंप्लीट एम्प्टी हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं पानी, तो सेंटर ऑफ मास वापस से इस जगह पर आ जाएगा पूरे स्फीयर का, ठीक है ना। तो ये हो गया LCOM। तो LCOM पहले इंक्रीज किया और बाद में डिक्रीज हो गया। तो उसी बेसिस पर हमने टाइम पीरियड का आंसर दे दिया कि टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस इफ, ठीक है ना, बॉब इज फिल्ड विद लिक्विड एंड होल इज मेड एट इट्स बॉटम। लॉजिक समझ आ गया। अब इसी पे बेस्ड एक और देखो, क्योंकि क्या होता है ना, ये पढ़ करके स्टूडेंट फैल जाता है, अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अब मैं भिड़ जाऊंगा नीट वाले से। नहीं, इस पॉइंट को पढ़ो। जैसे ही आप इस पॉइंट को पढ़ोगे आपको फिर से क्लिक करेगा कि नीट वाला जो है आपको कहीं पर भी पछाड़ सकता है अगर आप परफेक्ट होकर के नहीं गए, जोश में चले गए उससे भिड़ने। पढ़ो, इफ द होल इज एट द मिडल ऑफ वन साइड ऑफ द बॉब देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस। आप अरे कहाँ गया डिक्रीज सर, डिक्रीज तो लिखना भूल गए, कुछ नहीं, सब सही है। तो यहाँ पर होल ही इधर बनाया है इस जगह पर। अब क्या होगा, पूरा पानी खाली होगा क्या, नहीं, पानी यहाँ तक खाली होगा और लेंथ कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, वापस से ऊपर शिफ्ट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि COM यहाँ तक आ पाएगा। देखो ना, COM यहाँ तक आ पाएगा। अब इसके नीचे तो पानी खाली नहीं होगा ना, क्योंकि होल तो आपने राइट साइड में बनाया हुआ है, मिडिल में बनाया हुआ है। तो लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज करी, उसके बाद फिक्स्ड हो गई, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, दैट्स इट, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस इन समर। अब ये तो वही चीज़ है, वो समर के अंदर पेंडुलम क्लॉक पे क्या फ़र्क पड़ता है, विंटर के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ, वहाँ दिखाता हूँ। तो होल वाला तो हमने देख लिया। इन समर पेंडुलम ऑफ क्लॉक, तो समर में क्या होता है, पेंडुलम लेंथ इंक्रीज कर जाती है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है, तो पेंडुलम का टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्लॉक जो होगी वो स्लो हो जाएगी। कितने से स्लो और फास्ट होगी, ये भी आपने लेक्चर्स में सीखा हुआ है। तो स्लो और फास्ट डेल्टा T/T, ये होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, जहाँ अल्फा हमारा लीनियर एक्सपेंशन होता है। अच्छा, इन विंटर पेंडुलम ऑफ क्लॉक कॉन्ट्रैक्ट, इट्स पीरियड डिक्रीजेस सो इट गेन्स एंड गोज फास्ट। तो टाइम पीरियड कम हो जाता है पेंडुलम का और क्लॉक जो होती है वो फास्ट हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट, जैसा लेक्चर में सिखाया हुआ है। G फैक्टिव वाले से चलोगे, अगर एक्सेलरेट करेगा तो G की जगह G फैक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो G फैक्टिव की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, आप चेक करो, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन A। तो A की वैल्यू अगर अप होगी तो G फैक्टिव की वैल्यू G+A, G अप हो जाएगा। पेंडुलम लिफ्ट अगर नीचे जा रही होगी तो G फैक्टिव G-A हो जाएगा। फ्रीली फॉल कर रही होगी तो G फैक्टिव 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देख लो उधर, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन लिफ्ट, तो ये तो मैंने बता ही दिया, ऑसिलेट जहाँ G = 0 होगा। कहाँ G 0 होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ अर्थ पर पूछ लेता है। सैटेलाइट के अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इन सब में G फैक्टिव 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। L वर्सेस T ग्राफ और L वर्सेस T² ग्राफ, ये भी बताता हूँ, ये भी बहुत, इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी रखा हुआ है। तो LT ग्राफ, ठीक है, इसको देखते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा 2π/L/G, यहाँ से L की वैल्यू ले ली, ठीक है ना, स्क्वायरिंग मार करके, तो ये आ गई G/4π² × T², ठीक है ना। तो अब L वर्सेस T ग्राफ देखो, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, तो ग्राफ बनेगा पैराबोला, ठीक है ना। मुंह कहाँ की तरफ को लेगा, जिसकी पावर कम होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बन गया L वर्सेस T² ग्राफ। तो सॉरी, L वर्सेस T ग्राफ, T² नहीं, T² वाला अभी बताता हूँ। तो L वर्सेस T ग्राफ जो आएगा वो हमारा आ जाएगा पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स L एक्सिस। अब L वर्सेस T², अब L वर्सेस T² में L को y एक्सिस पर डाल रहे हैं और पूरे T² को x एक्सिस पर, तो G/4π² × x। तो L वर्सेस T² ग्राफ जो है ना, टेक्निकली ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। और अगर हम इसका स्लोप देखें तो ये स्लोप tan थीटा बराबर हो जाएगा G/4π² के, ठीक है ना। तो L वर्सेस T² ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ कंपैरेबल टू अर्थ रेडियस, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1/L + 1/R। ये तब यूज करना है जब लेंथ कंपैरेबल टू अर्थ रेडियस हो। अब यहाँ सपोज करो लेंथ की वैल्यू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आप क्या कर सकते हो, L की जगह 2R पुट करके टाइम पीरियड लिख सकते हो। 3 टाइम्स है 3R कर सकते हो, एंड अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट लेंथ का है
तो यार इन्फानाइट है तो 1 बाई इन्फानाइट 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2.√r/g हो जाएगा, 84 मिनट आ जाएगा। ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बहुत पूछे गए हैं नीट एग्जाम में, इसलिए मैंने सबको समराइज करके एक जगह डाल दिया। आना तो है ही सिंपल पेंडुलम, जो आएगा वो इधर से ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो गारंटी दे दी, जो आएगा वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का यहीं से आ जाएगा सवाल, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। अब ये देखो ये गरीब सा ग्राफ है, बेचा हंसी आ जाती है इस पे। तो ए वर्सेस एन ग्राफ दे रखा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, और ये मेरा सवाल है, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलेगा। एम्पलीट्यूड ओरिजिनल दे रखा है 25, A1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछ लिया A2 बता दो, A3 बता दो। A2 क्या है, एम्पलीट्यूड आफ्टर 4 ऑसिलेशन, A3 क्या है, एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 ऑसिलेशन। तो 5, 10, 15 नहीं है, चीज़ें चेंज कर दी है मैंने यहाँ पर। इक्वेशन लिखेंगे पहले, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हो गई A0 e की पावर माइनस λ/2 NT, सही है, λ/2 NT। तो A0 यानी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड तो हमें पता ही है। A1 की इक्वेशन लिखें, A1 कितने ऑसिलेशन बाद है, A1 है 2 ऑसिलेशन। ये जरूर चेक कर लेना, पता चले वहाँ धोखे में आ गए आप, तो अपने जोश में लगे पड़े हो, आपने देखा ही नहीं एग्जामिनर ने ग्राफ क्या दिया। मैंने जानबूझ के चेंज करके दिया ताकि केयरफुल रहो आप। तो एम्पलीट्यूड आफ्टर 2 ऑसिलेशन A0 e की पावर माइनस λ/2 इंटू 2t, सही, फर्स्ट इक्वेशन। हमें निकालना है एम्पलीट्यूड आफ्टर 4 ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड आफ्टर 4 ऑसिलेशन हो गया A0, पहले इक्वेशन लिख लो तमीज से, इंटू 4t। अब दिमाग लगाओ अच्छे से, क्या करना है भाई, स्क्वायर ही तो करना है। तो इसकी वैल्यू उठाई और यहाँ पर डाल दी, तो ये आ गया A2 A0 A1 बाई A0 का होल स्क्वायर। समझ गया, ऐसे लॉजिक लगाओ। अब A3 निकालना है, A3 की इक्वेशन आ गई A0 e की पावर माइनस λ/2 टाइम्स कितने ऑसिलेशन बाद है, 6 ऑसिलेशन, 60। 6 कैसे आएगा, जब आप इसका क्यूब करोगे। तो A3 A0 A1 बाई A0 का होल क्यूब। समझ गए, कहीं एक्सपोनेंट से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो गया लॉजिक। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A0 कितना है भाई, A0 क्वेश्चन में दिख रहा है 25। A1 बाई A0 कितना हो गया, 20/25 होल स्क्वायर। 20/25 पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ भी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा। अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा 0.8, है ना। तो 0.8 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो रिजल्ट अब जो भी आ जाए, ये तकरीबन आ जाएगा हमारा 20 इंटू 0.8 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर मेरे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा आफ्टर कितने ऑसिलेशन, ये आ जाएगा आफ्टर 4 ऑसिलेशन। इसको निकाल लेते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएगा A0 हो गया 25 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है ना, इंटू 0.8। तो 16 इंटू 0.8, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन भी बड़ी स्पीड से चल रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे हमने एम्पलीट्यूड से खेलना सीखा। अब कोई मेरे से कह दे टोटल एनर्जी भी बता दो, तो मेरा पहला सवाल होगा, भाई तुम के की इन्फॉर्मेशन तो दो, उसके बिना तो मैं टोटल एनर्जी क्या बताऊँ। के को हम mg/l से लिख लेंगे और हाफ k1 स्क्वायर या A2 स्क्वायर या A3 स्क्वायर, जहाँ पूछेगा वहाँ बता देंगे उसको। लॉस पूछेगा तो इनिशियल में से माइनस करके दे देंगे। सिंपल हो गया टास्क। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब तो आप खुश हो गए, अब तो आपको समझ भी आ रहा होगा, सारी चीज़ें पता भी चल रही होंगी कि L वर्सेस T स्क्वायर ग्राफ दे रखा है, सर ने ओरिजिन से पास करता हुआ दे रखा है, और इसमें हमें G की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। क्या सिखाया हुआ है, एक ही चीज़ तो सीखी हुई है, स्लोप, और तो कुछ बात ही नहीं करी। तो tan थीटा हो गया G/4π², और इस tan थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई 0.49 डिवाइडेड बाई 2। इनको इधर समेटो, तो G की वैल्यू आ गई 0.49/2 इंटू 4, पाई स्क्वायर को 10 ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2.49 इंटू 2 हो गया 0.98 इंटू 10, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बेइज्जती मत करा के आना, एग्जाम में पूछा जाए न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि बाकियों को आते नहीं है न्यूमेरिकल, इस पर कैसे खेलने हैं। आप सीख रहे हो, इसलिए मैंने दिमाग लगा करके सब आपको दे दिया। नेक्स्ट परसेंटेज का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। आज जो सीख लेते हैं। ये कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। तो 2 सेकंड जिसका टाइम पीरियड होता है उसको सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं, थ्योरी में लिखा हुआ है मैंने। और सेकंड्स पेंडुलम वाले टाइम पीरियड की लेंथ निकालोगे 1 मीटर आ जाएगी। तो कभी ये पूछ ले तो लिखा हुआ है, पढ़ के जाना, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड वेयर इट्स लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड इज अबाउट हैविंग 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ओके, चीज़ें देखते हैं।
टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, डेल्टा एल दे रखा है 0.001 मीटर। सही है, मिलीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें दे रखा है, तो जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड। तो 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दे रखा है कितना स्टॉप वॉच से, यानी कि अगर हम यहाँ पर, हम तो एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी फॉर 1 ऑसिलेशन हो जाएगा 100 से डिवाइड कर लो 0.001 सेकेंड। तो दिस इज डेल्टा टी फॉर 1 ऑसिलेशन, क्योंकि हमने टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन का ले रखा है। अगर आप यहाँ जिद पकड़ लेते हैं नहीं 100 से चलो, तो मैं इसको 200 सेकंड लिखता, क्योंकि फिर हमें टाइम 200 सेकंड चाहिए होता ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात फिर से वही पड़ती, चाहे आप ऐसे कर लो या आप 1 ऑसिलेशन के लिए डेल्टा टी लिख लो। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। पहले एक काम करेंगे, हम जी को यहाँ से अलग ले जाएंगे स्क्वायर करते हुए, तो 4π² टाइम्स एल। अब आप एरर का तरीका लगा देंगे, तो डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा L/L, ये कॉन्स्टेंट का तो कोई काम नहीं होता एरर में, इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा t/t इंटू 100। अब सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेल्टा L/L कहाँ गया, 0.001 डिवाइडेड बाय 1 पुट कर दे रहा हूँ मैं, इंटू 100 प्लस ट्वाइस 0.001 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.2%। तो 0.2% के हिसाब से देखोगे तो राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब आपको सिंपल पेंडुलम, उसका एक्सपेरिमेंट, एक्सपोनेंट से खेलने का तरीका, टोटल एनर्जी निकालने का तरीका, बिना एक्सपोनेंट से भिड़े सवाल करने का तरीका, सारे लॉजिक मैंने दे दिए। थ्योरी इंपॉर्टेंट मैंने दे दी, जितने सिंपल पेंडुलम के सवाल पूछे गए सब इस थ्योरी से पूछे गए हैं, तो पढ़ के जरूर जाना ताकि पेंडुलम का कोई सवाल गलत ना हो आपका, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।